सबसे पहले तो डॉक्टर यशोधर मटपाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। जी, मेरा भी सौभाग्य है यहाँ भोपाल में आकर के आपसे संपर्क करने का। जी और हमें बहुत खुशी है कि आपको अभी मध्य प्रदेश शासन के पंडित विष्णु श्रीधर वाकणकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, मुझे खुशी इसलिए है कि मैंने दादा वाकणकर जी के साथ बहुत समय तक काम किया भीमबेटका में, इसलिए मुझे प्रसन्नता हुई कि मेरे काम को भी मध्य प्रदेश सरकार ने महत्ता दी और मुझे इस अवसर पर बुलाया और उसके योग्य समझा कि मुझे वो वाकणकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वाकई हमारे लिए भी ये खुशी का अवसर है कि आपसे बात हो रही है। और मटपाल जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो विश्व धरोहर हैं उसमें भीमबेटका का नाम आता है और ये किसी सौगात से कम नहीं है मध्य प्रदेश के लिए। आपने वाकणकर जी के साथ काम किया जो कि इस भीमबेटका के जिन्होंने खोज की। कितना खास अनुभव मानते हैं आप उनके साथ काम करने का और क्या कहानी रही जब ये इसका खोज की गई? देखिए, भीमबेटका की खोज 1957 में हुई थी और डॉक्टर वाकणकर जी यहाँ से नागपुर को जा रहे थे संघ कार्यालय काम में और वहाँ पर उन्होंने ऊपर चट्टानें देखी तो आखिर बरखेड़ा में उतर गए और वहाँ से उन्होंने वो एक ऊपर बाबा जी थे बालक राम जी, उनके साथ पूछा कि यहाँ पर कोई ऐसे हैं जिनमें गुफाओं में लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा हाँ 2-3 गुफाएं हैं। तो जो पहली रिपोर्ट उन्होंने वाकणकर दी थी उसमें लिखा कि कुछ गुफाएं यहाँ चित्रित हैं, लेकिन बाद में पता चले कि ये करीब यहाँ 1000 गुफाएं पूरे 1 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में और फिर उसमें सन 73 से वहाँ विधिवत कार्य हुआ और उसमें सागर विश्वविद्यालय ने भी भाग लिया, उज्जैन से डॉक्टर वाकणकर जी ने भाग लिया और पूना से प्रोफेसर BN मिश्रा जिनका मैं विद्यार्थी था उनने भाग लिया, इसलिए मेरा सहज भीमबेटका से संपर्क हो गया। तो उस समय क्या किसी को ये विश्वास था कि ये जो चित्रों की खोज की गई है, शैल चित्रों की, और इतने बड़े एरिया में ये चित्र फैले हुए हैं, तो एक दिन वो विश्व धरोहर के रूप में विख्यात होगी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि पहले किसी को इतनी अपेक्षा नहीं थी कि इस पूरे क्षेत्र में जो कि कई किलोमीटर चौड़ा है उसमें इतनी गुफाएं होंगी, लेकिन बाद में जब हम लोगों ने वहाँ काम किया और खासकर तीसरी वाली पहाड़ में जो मुख्य भीमबेटका की है, तो तब पता चला कि यहाँ करीब 1000 गुफाएं हैं जो केवल भारत के लिए ही मतलब प्रथम स्थान नहीं है बल्कि विश्व में ऐसे बहुत ही विरल स्थान है जहाँ इतनी गुफाएं एक ही क्षेत्र में मिलती हैं। तो ये हमारे लिए इसीलिए उसको विश्व धरोहर का जो स्थान दिया गया है वो उसके लिए उचित ही है। और दूसरा यह है कि भीमबेटका की एक खूबी ये रही है कि यहाँ अति उत्तर पुरापाषाण काल से लेकर के ऐतिहासिक काल तक यहाँ लगातार उसका सीक्वेंस मिलता है। तो ये ऐसे साइट बहुत कम हैं क्योंकि अधिकतर साइट में डिस्टर्ब हो जाती हैं कुछ किसी कारण से, औद्योगिक कारण से या भवन निर्माण कारण से, लेकिन भीमबेटका में आज भी वही वातावरण है और उसके आसपास जो रहने वाली जनजाति लोग हैं वो आज भी उसी पाषाणकालीन अर्थव्यवस्था में हैं। तो इस दिशा से भी जो जिसको हम लिविंग ट्रेडिशन कहते हैं, जीवित परंपरा, उसमें भी भीमबेटका का अद्वितीय स्थान है। जब से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर में ये भीमबेटका आई, तो उसके बाद से आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इसके संरक्षण के प्रयास हुए हैं और वर्तमान में जब हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं, किस तरीके से इसको और भी बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं? मतलब जो उसका मूल है वो तो रहे ही, और आसपास किस तरीके से इसके विकास की तरफ भी कुछ सोचा जा रहा है? देखिए, पहला तो है कि संपर्क मार्ग का निर्माण और दूसरा हम जैसे ही यहाँ से मुख्य इटारसी मार्ग से जाते हैं भियापुर गांव में, तो वहीं वहाँ पर उनका सरकारी जो है पुरातत्व विभाग का कार्यालय भी है और उन्होंने वहाँ पर पूरी पक्की सड़क बना दी है और जहाँ भी जितने शिलाश्रय है मुख्य उन शिलाश्रय में उन्होंने बैरिकेटिंग कर दी है ताकि सीधा अंदर कोई न घुसे। 1973 में जब जिस गुफा में हमने खुदाई की थी हमारे पूना विश्वविद्यालय ने, तो वो 3F23 उसमें तो मानवाकृतियाँ पूरा पाषाण काल के जीवन में दिखा रखा है और बैरिकेडिंग करके और सारे जहाँ मुख्य गुफाओं में जाने का है उनके मार्ग को उन्होंने पत्थर का बना दिया है। तो एक हिसाब से वो सुरक्षित भी हैं और कोई आम आदमी उस गुफाओं के अंदर चित्रों तक पहुंच भी नहीं सकता क्योंकि बैरिकेडिंग कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि भीमबेटका का सम्यक प्रचार प्रसार हुआ है, इसलिए वहाँ आने वालों
की भी बहुत ज़्यादा मत है कि ऐसा नहीं है कि वो अभी आइसोलेटेड हो और लोग आ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, वहाँ स्कूल के विद्यार्थी भी आ रहे थे, कई गाड़ियाँ खड़ी थी। तो ये एक अच्छा संकेत है कि इस प्रकार का हमारा जो दुर्लभ प्रागैतिहासिक स्थल है, उसके प्रति आम लोगों की रुचि बढ़ रही है। हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर हर साल पहुँचते हैं, दुनिया के कोने-कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। चाहे वो पुरातत्व से जुड़े हुए लोग हों या फिर जिज्ञासु लोग हों, सभी लोगों का यहाँ पर आगमन होता है। कौन-सी ऐसी ख़ास बात है जिसने भीमबेटका को आज वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में विकसित किया है और लोगों को एक विशेष आकर्षण का केंद्र रही है ये? देखिए, कई सारे प्रकार के पुरातत्व स्थल होते हैं। कहीं पर एक काल का चीज़ मिलती है, दूसरी काल की चीज़ें नहीं मिलती हैं। कहीं पर ऐतिहासिक चीज़ें मिलती हैं, प्राकृतिक नहीं। लेकिन भीमबेटका में पिछले 1 लाख साल से मानव के आवास का, उसके अस्तित्व का प्रमाण है और वो हमारे पौराणिक उससे भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि भीमबेटका जो नाम है वो पांडवों के उससे भीमसेन के नाम से भी जुड़ा हुआ है। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि भीमबेटका का एक पाषाण काल से लेके आज तक, और जो उसके आस-पास के लोग, जो आदिवासी लोग रह रहे हैं, वो अभी वही पाषाणकालीन अर्थव्यवस्था में हैं, कम और ज़्यादा। तो वो एक लिविंग ट्रेडिशन है, जीवित परंपरा है। और हमने वो देखा था जब मैं भीमबेटका में हमने काम किया, तो वहाँ साल भर में करीब 3 दर्जन खाद्य पदार्थ मिलते हैं जंगल में। जंगली जानवरों के अलावा हर मौसम में कुछ न कुछ खाद्य मिलता है। इसलिए आदि मानव के लिए वहाँ रहना आसान था और उसका जो कुछ भी सांस्कृतिक जमाव गुफाओं में था, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि मकान बनने से, बिल्डिंग और चीज़ों से वो डिस्टर्ब हो जाता है, सड़क बनने से। लेकिन भीमबेटका में जहाँ की सड़क मार्ग से जुड़ा है, लेकिन वैसे वो सड़क मार्ग से थोड़ा दूर भी है, ताकि आम आदमी उसमें उसको नुकसान ना कर सके। बहुत जगह उसमें ऐसा हो गया कि लोगों ने डायनामाइट से वो शिलाश्रयों को नष्ट कर दिया है। मैंने मिर्ज़ापुर क्षेत्र में देखा था। कई प्रकार के, कहीं रेलवे लाइन के लिए चट्टानों को तोड़ दिया गया है, कहीं कॉलोनी बनाने के लिए सारा बदल दिया है। भीमबेटका अभी तक इस बारे में सुरक्षित है और वहाँ उन्होंने आवागमन तो सुविधाजनक कर दिया है, बैरिकेडिंग भी कर दी है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अभी कमी लगी है, वो ये है कि अभी भी जितना हमने सन 73 से 80 तक जितना अध्ययन किया था, आपको शायद ही कुछ वो मिला हो कि उसके बाद कोई इस प्रकार का विधिवत वो कोई परियोजना नहीं चली कि ताकि उसमें, जिसको कि हाइपर स्टडी जी कहते हैं, उच्च मतलब खोज, उस पर मुझे लगता है कि शायद लोगों का ध्यान कम गया है। और सरकारी विभागों ने अपनी ओर से तो प्रयत्न किया है, लेकिन हर गुफा में क्या है और किस हालत में है, मैंने बहुत सारे जिन चित्रों की मैंने अनुकृतियाँ की थी, आज वो दिखाई नहीं देती। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये होता है कि जाने-अनजाने जो विज़िटर आते हैं, दर्शक आते हैं, वो कई बार अपने वाटर बोतल से पानी छिड़क देते हैं, ताकि चित्र साफ दिखाई दे। तो उसमें तो साफ दिखाई देता है वो, लेकिन उसके बाद वो धुंधला हो जाता है, उसके ऊपर कार्बन जमा हो जाता है। मतलब अभी कुछ और भी इसके लिए करना चाहिए ताकि जो शोधार्थी हैं वो कुछ और भी नई बातों को सामने ला सकें। देखिए, भीमबेटका में शायद ही ऐसा को मुझे अपने मुँह से कहने में लग रहा है। मैं जन्म से चित्रकार रहा हूँ, ट्रेनिंग से भी चित्रकार रहा हूँ, इसलिए मैंने भीमबेटका के हर चित्र की अनुकृति टू द स्केल करी। तो आज मैं इस बारे में कोई काम नहीं, क्योंकि कई जगह फोटोग्राफी काम नहीं करती है, उसकी अपनी लिमिटेशन होती है। तो अभी उनके चित्रों का सम्यक अध्ययन करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे ऐसा कोई प्रकाशन नहीं दिखाई दिया कि जिसमें भीमबेटका की हाइपर स्टडीज हर गुफा के बारे में, हर चित्र, हर गुफा ऐसे कोई वो हो। जनरल जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन हर वहाँ के कितने लेयर्स हैं, कितने युग को वो पूरा आविष्कृत करता है, इस पर बहुत ज़्यादा खोज नहीं हुई है। और शायद इसके लिए कुछ विशेष ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा मठपाल जी, आपने मध्य प्रदेश में बहुत काम किया, भीमबेटका को लेकर काफ़ी काम किया, वाकणकर जी के साथ बहुत काम किया, वर्तमान में आप उत्तराखंड पहुँच गए हैं। तो उत्तराखंड की कौन-सी आपने ऐसी धरोहर को संजो कर रखा है जो आज जन-जन में लोकप्रिय हो रही है और लोग उसको देखने आते हैं? देखिए, मैं भीमबेटका से भीमताल चले गया
और वहाँ पर मेरा जो गुफा चित्रों का काम है, वो मेरी पुस्तक है, रॉक आर्ट इन कुमाऊँ हिमालय। किसी ने इसमें काम नहीं किया। इसलिए विगत 4 दशकों में मैंने वहाँ का पाषाणकालीन संस्कृति में और वहाँ के गुफाओं के जो अन्वेषण कार्य में वो काम भी किया है। और इसके सिवाय जो हमारे वहाँ जो जीवित परंपराएँ हैं, लिविंग ट्रेडिशंस, कि भाई कोई ऐसे समुदाय हैं जो उनके आस-पास रहते हैं, जिनका उसे सीधा संबंध है और किस प्रकार उसको बचाते हैं। तो इस पर भी हमने काम किया है, जिसको कि इथनो आर्कोलॉजी कहते हैं। तो वो अब चूँकि मेरा अभी उत्तराखंड ही मुख्य क्षेत्र हो गया काम करने के लिए, लेकिन हमने उसके हर प्रकार के क्या आज भी जो आभूषण कितने प्रकार के पहनते हैं, कैसे वस्त्र पहनते हैं, किस प्रकार के रीति-रिवाज होते हैं, कैसे मेले त्योहार होते हैं, ये सारी चीज़ों का हम जिसको इथनो आर्कोलॉजी कहते हैं, जीवित परंपराएँ, उस पर मैं भी वहाँ काम कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं अभी 87 साल चल रहे हैं, तो मैं वहाँ से तो यहाँ और जगह नहीं जा सकता। लेकिन अपने क्षेत्र में मेरे बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, शोधार्थी आते हैं, जो वहाँ के यूनिवर्सिटी में, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के और नैनीताल कॉलेज के और जगहों के हैं। तो मैं उनको पूरी मदद करता हूँ, नए-नए लोगों को, कि भाई आप यहाँ के पूरी पाषाण काल से लेके आज तक की हर युग का, चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे प्रागैतिहासिक हो, उसका आप अध्ययन करें और सिंसियर स्टडी करें। तो चूँकि मेरा पुरातत्व का विषय मैं अकेला हूँ वहाँ, इसलिए मेरी माँग भी होती है और मुझे सम्मान भी देते हैं जहाँ भी इस प्रकार का होता है। और मैं जो कुछ कहता हूँ उस पर थोड़ा गंभीरता से लिया जाता है कि ये पुरातत्ववेत्ता है और यहाँ आकर के काम किया है। आपके जीवन में सम्मान तो लगातार मिलते रहे हैं, लेकिन भारत सरकार का प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान भी आपको मिला है। तो ये सम्मान अपने आप में कितना ख़ास हो जाता है और इसके माध्यम से अब आप और किस तरह के दायित्वों को और बेहतर ढंग से निभाने के लिए प्रयत्नशील हैं? देखिए, सम्मान से निश्चय ही थोड़ा उत्साह होता है, लेकिन सम्मान तो एक उसको राजकीय मान्यता है। इस पद्मश्री का सबसे अच्छा पक्ष क्या रहा कि मुझे कलाम साहब के हाथ से पद्मश्री मिली, जो मेरे लिए उस पद्मश्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि मैं उनके साथ 15 मिनट रहा, चाय भी उनके साथ दी और उस महान व्यक्ति को मैंने अपने सामने व्यक्तिगत रूप से बात करते हुए पाया। तो ये पद्मश्री से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलाम जैसे व्यक्ति बहुत सदियों में पैदा होते हैं और इस प्रकार का जो श्रेष्ठ आत्मा है, उसके हाथ से मुझे पद्मश्री मिली, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूनेस्को की धरोहर की श्रेणी में बहुत सारी हमारी इमारतें आ रही हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स आ रहे हैं, स्मारक आ रहे हैं। अब आम जन से आप क्या अपील करना चाहते हैं कि वो इन्हें किस तरीके से उनका संरक्षण करे और जो सौगात या जो उपहार के रूप में हमें मिला है, उसको आने वाले समय में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे? देखिए, इसमें आम जन का उतना दोष नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पुरातत्व कोई ऐसा विषय में ज़्यादा रुचि नहीं। हम लोग तो जीवित परंपरा में विश्वास करते हैं। जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति है, वो आज भी जीवित है। वही पीपल की पूजा होती है, नांदी की पूजा होती है, यज्ञ होता है, सब कुछ है। तो हम लोग भारतीय लोग जो हैं, वो हमारे यहाँ म्यूजियम कल्चर नहीं है। पुराने समय में आप देखेंगे म्यूजियम, ये तो एक ब्रिटिश देन भारत को रही है, म्यूजियम जितने स्थापित है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जो परंपराएं वैदिक काल से हैं, वो आज तक जीवित रहें। तो जीवित परंपरा के हिसाब से हमारा देश बहुत धनी है और यहाँ अधिकतर लोगों की किसी भी मृत चीज को देखने की या संग्रह करने की, वो हमारे यहाँ तो जीवित परंपरा, अगर आप वैदिक मंत्रों को जानते हैं, उसके साथ जीवन बिताते हैं, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग केवल अतीत की उपासक नहीं है, हम जीवित परंपरा के उपासक हैं। और अगर जीवित परंपरा है, ऐसे संसार में बहुत कम देश है। मैं आपको बता रहा हूँ, यूरोप में 100 साल पुरानी भाषा भूल गए हैं और हमारे यहाँ जब नया बच्चा पैदा होता है, वैदिक मंत्रों से उसका स्वागत होता है। तो हजारों वर्षों से जो परंपराएं चली आ रही है, वो आज भी है। देखिए, मोहनजोदड़ो में क्या था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में वही पीपल की पूजा होती थी, वही नांदी की पूजा होती थी, वही यज्ञ की वो होता था, वो आज भी है। तो ऐसे बहुत कम है। यूरोप वाले 100 साल पुरानी भाषा भूल गए और हम लोग ने वैदिक संस्कृति को आज तक जीवित रखा है। ये भारत की सबसे बड़ी देन है। जबकि हम पर इतने अत्याचार हुए, इतने बार हमारे अस्मिता पर चोट पहुंचाई, लेकिन उसके बाद भी एक बार समुद्र पीछे हटता है और दोबारा तो बड़े बेग से फिर वो आगे आकर के। तो इसलिए भारतीय संस्कृति की जो जीवंतता है, वो किसी से दबाई या नष्ट नहीं की जा सकती। थोड़ी देर के लिए हम लोग समझते हैं कि हम पराजित हैं, लेकिन जब
मौका आता है तो हम और वेग से आगे बढ़ते हैं और समय के साथ भारतीय संस्कृति जो है वो सामंजस्य बनाए हुए हैं। हम लोग केवल मृत संस्कृति नहीं है, हम लोग की जीवित संस्कृति है। हम लोग आज भी वैदिक मंत्रों से ही करते हैं, शादी विवाह हो, कोई भी हो, यज्ञोपवीत हो, सबसे पहले हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आने वाले समय में और किन विषयों पर काम करना चाहते हैं यशोधर मठपाल जी आप? देखिए, हमने अभी अपना क्षेत्र केवल उत्तराखंड को रखा है। वहाँ पर पहुँचे पिछले 4 दशकों में मैंने सबसे पहले काष्ठ कला पर काम किया, क्योंकि काष्ठ पुराने मकान सब नष्ट हो रहे थे। तो उस पर मैंने 90 गाँव का सर्वेक्षण किया, सारे काष्ठ प्रतिमानों का डॉक्यूमेंटेशन किया, पुस्तकें लिखी और जो कि इससे पहले नहीं किया था। 90 गाँव का सर्वेक्षण मैंने किया उत्तराखंड में और जिनमें से कुछ गाँव जो हैं वो 10-10 हज़ार फीट ऊँचाई पर हैं। तो काष्ठ कला पर किया। फिर मुझे लगा कि जो आजकल पहनावा और गहने-वहने सब इनका रिवाज खत्म हो रहा है। फिर मैंने कॉस्ट्यूम्स एंड ऑर्नामेंट्स पर काम किया, तो वो मेरा है। और इसके सिवाय मैं अभी जो भी काम कर रहा हूँ वहाँ पर कि जितनी जीवित परंपराएँ हैं, कि हमारा अगर समझिए कि जैसे विवाह की परंपरा है, ये कितनी प्राचीन है या कितना इसमें परिवर्तन हुआ है। ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत सारे उत्तराखंड में हर महीने एक त्योहार होता है और कहीं मेला होता है कहीं। तो हम चाहते हैं कि उनकी गरिमा बनाए रखें और उसमें ये फूहड़पना ना आए जो आजकल आ रहा है। तो इस बारे में हमारा है कि हम अपनी अस्मिता को भी जीवित रखें और समय के साथ भी हम अपना तालमेल बैठाएं। और उत्तराखंड में अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है, मतलब नया राज्य है और इसलिए अभी पहाड़ के लोग फिर भी सीधे साधे लोग हैं, अपनी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। दूसरा, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन नहीं रही है, तीर्थाटन रही है। हमारे यहाँ जो 4 तीर्थ हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वो ही आजीविका का साधन रहे हैं। इसलिए अभी भी वहाँ पर हर क्षेत्र में पुरोहित हैं, पंडित हैं जो उन मंदिरों को बचा रहे हैं। और हमारे यहाँ जो अभी भी शादी विवाह भी होती है वो सब वैदिक परंपरा से होती है। तो वरिष्ठ पुरातत्ववेत्ता होने के नाते आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनने वालों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, संदेश ये पहुंचाने की सबसे पहले हमको जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये जो हमारी पुरातात्विक कोई संपदा है वो एक बार नष्ट होने पर हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। और ये किसी की व्यक्तिगत धरोहर नहीं है, ये राष्ट्रीय संपदा है। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी चीज 50 साल पुरानी होती है तो वो वहाँ की राष्ट्रीय धरोहर होती है। हमारे यहाँ 100 साल पुरानी चीज को राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है। माने अगर आप कोई 100 साल पुरानी चीज को नष्ट करते हैं तो राष्ट्रीय अपराध करते हैं। उसमें सरकार चाहे तो कानूनी कार्रवाई कर सकती है, जैसे कि उन्होंने पुरातत्व विभाग ने नीले साइन बोर्ड लगा दिए हैं। तो सबसे पहला ये है कि हम जनता को भी इस बारे में सचेत करें। शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग, जो जितने लोग हैं जो सरकारी विभाग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम नई पीढ़ी को कैसे वो करें, जागृत करें। कई बार ऐसा होता है कि ये पर्यटक लोग जाते हैं, जैसे भीमबेटका जाएंगे, उनको यही पता नहीं कि हम क्या नुकसान कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि जो आदिवासी हैं उनसे खतरा नहीं है, वो हजारों साल से उनकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी शहरी संस्कृति लोग जब गाँव वहाँ जाते हैं, वो अपना नाम लिख देते हैं शिलाश्रयों में और नुकसान करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, कई बार मिट्टी के गोले मार के फेंकते हैं, मैंने खुद देखे हैं। तो इसमें सरकार को भी सचेत होना चाहिए कि अगर आप भीमबेटका जा रहे हैं तो आपको कुछ नॉर्म्स का पालन करना पड़ेगा। आप उससे ठीक है आपकी आमदनी होती है, लेकिन उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। मैंने आज भी कहा वहाँ जो कार्य, मैंने कहा भाई ऐसा है, पहली शिक्षा आप दीजिए किसी भी पर्यटक को कि किसी चीज को छुए नहीं गुफा में। आपको पता ही नहीं कि कितना नुकसान कर रहे हैं। तो ये जानकारी में सरकार का भी कर्तव्य है, पुरातत्व विभाग का भी कर्तव्य है और मध्य प्रदेश सरकार का भी कर्तव्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है हमारा हृदय देश है भारत का। जितनी पुरातात्विक संपदा मध्य प्रदेश में है उतनी भारत में कहीं नहीं है, इसलिए इनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो अगर ये जनता को भी, पर्यटकों को भी केवल प्रचार करना नहीं है, हर साइट में ये भी देखना है कि वह कोई उसको नुकसान तो नहीं कर रहा है। तो ये जिम्मेदारी भी सरकार की आती है। अगर आप पुरातत्व विभाग है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा पर्यटकों को हम शिक्षित करें, ट्रेंड करें
बिल्कुल, शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से ही हम अपनी पुरातत्व धरोहर को संजो कर रख सकते हैं और उसका महत्व जो है वो दुनिया भर में पहुँचा सकते हैं। तो हम एक बार फिर से यशोधर मठवाल जी आपको विष्णु श्रीधर वाकणकर पुरस्कार मिलने के लिए बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देते हैं और निश्चित रूप से आपके विचार हमारे लिए बहुत अनमोल हैं और जो हमारे श्रोता सुनेंगे उसे आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। इतना समय देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए, आकाशवाणी के लिए वक़्त देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। संजय जी आप आए, गीता की शुरुआत भी संजय उवाच से होती है, इसलिए प्रसन्नता का विषय है कि आपने आकर के मध्य प्रदेश के पुरातत्व के बारे में मेरी सीमित जानकारी को वो बनाया, उपयोगी बनाया और यहाँ आकर के ये चंद शब्द कहने को मुझे आपने अवसर दिया। मैं आपका आभार मानता हूँ कि इस व्यस्तता के बाद भी मैं आपको सामने अपने कुछ विचार व्यक्त कर सका। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।